हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। आज है 5 जुलाई और ट्यूसडे के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो हमारा है प्रीवियस ईयर का आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बर्ड। 2022 का ये क्वेश्चन है। गोल्डन मशीर, इंडियन नाइट जार, स्पूनबिल, वाइट इबिस। ठीक है, तो इसके बारे में आपने पहले तो बताना है और उसके बाद में जो हम डिस्कस करना हमने स्टार्ट किया एक नई चीज़ को, जो कि है ऑर्गेनाइजेशंस। सो ऑर्गेनाइजेशन में आज हम जो डिस्कस करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग दी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पता है वो कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में, सबसे पहली चीज़। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये दोनों को इकट्ठे बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का इसी वजह से हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सेम लोकेशन, विच इज़ नथिंग बट दी वॉशिंगटन डीसी। अब ये इन दोनों को बनाया गया था आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर। जो भी कोई डिस्ट्रक्शन हुई थी या फिर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम थी, उन चीज़ों से उभरने के लिए, उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए हमने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को यहाँ पे बनाया। अगर हम यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक को रिकंस्ट्रक्शन का काम दिया गया था। और अगर हम बात करें आईएमएफ की, उसको जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस थे उससे उभरने का काम दिया गया। अगर हम बात करते हैं इन दोनों का जन्म कहाँ पे हुआ, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे ये इनको बनाया जाता है। और मोर ओवर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आईबीआरडी और आईएमएफ को बनाया गया। तो मैंने आपको यही बताया कि जब डिस्ट्रक्शन हुई, डिस्ट्रक्शन के बाद में रिकंस्ट्रक्ट करने का जो काम है, रिकंस्ट्रक्शन का काम है, वो किसको दिया जाता है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक को। मतलब सबसे पहले आईबीआरडी बनाई दी जाती है। और आईबीआरडी में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को आईबीआरडी हम बोल देते हैं। ठीक है जी। अब आईबीआरडी और मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसको हम एज जनरल वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं, लेकिन उसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 चीज़ें हैं, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, आईसीसिड और मीगा, MIGA। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो इंडिया है वो किस किस का पार्ट है और क्या क्या इनका काम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम आईबीआरडी के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब रिकंस्ट्रक्शन का काम करेगा। और जो मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज है उनको अपनी वहाँ पे लोन देने का काम, रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करता है। अगर हम आईडीए की बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन्स या फिर क्रेडिट्स प्रोवाइड करता है कौन, आईडीए। ठीक है जी। किसको, पूरेस्ट कंट्रीज़ को। फिर अगर हम आईएफसी की बात करते हैं तो कोई भी अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अच्छे से कोई कंपनी चलाना चाहती है किसी और कंट्री में या कहीं पे भी, तो उनको फाइनेंस करने के लिए हमारे पास क्या है, आईएफसी। फिर हमारे पास आती है मीगा। मीगा मतलब मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब इस चीज़ का, मीगा का मतलब क्या है, लेट्स से कोई कंट्री है, इस कंट्री में कोई बाहर का बंदा, जैसे यूएसए का बंदा यहाँ पे काम करने के लिए आता है। यहाँ पे उसकी जो इंडस्ट्री है बहुत अच्छे वे से चल जाती है। ये इंडिया है, ये यूएसए है। इंडिया में बहुत अच्छे वे से काम कर रहा है, इंडिया में उसकी इंडस्ट्री बहुत अच्छे वे से चल गई। लेकिन होता क्या है बाद में, कुछ बिकॉज ऑफ द कम्युनल राइट्स, ठीक है, कम्युनल राइट्स की वजह से वहाँ पे उस कंपनी को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। अब तोड़ने के बाद में अगर ये एक बंदा बाद में जाएगा यूएसए तो वो यही बोलेगा कि कोई मत जाना इंडिया में, क्योंकि इस तरह का आपको नॉन कमर्शियल रिस्क बियर करना पड़ेगा। तो जो नॉन कमर्शियल रिस्क है बियर करना पड़ेगा, उससे ऊपर उठने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कि भाई कोई भी बंदा नॉन कमर्शियल रिस्क बियर ना करे, और उनको गारंटी देने के लिए कि अगर कोई दिक्कत आती है, नॉन कमर्शियल रिस्क होता है, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि हम वहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। तो वो काम कौन करता है, मीगा करती है। मोर ओवर यहाँ पे एक और चीज़ है, आईसीसिड। आईसीसिड का मतलब है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये वाले डिस्प्यूट मतलब क्या हो गया, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर डिस्प्यूट है दो कंपनीज, दो कंट्रीज के बीच में, तो आईसीसिड करता है। लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं, इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ आईसीसिड। इंडिया इज द मेंबर ऑफ आईबीआरडी, आईडीए, आईएससी एंड मोर ओवर मीगा। सो आज की ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी। सेकेंडली अब हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है शिंदे विंस वोट से ही इज़ विद सेना। ठीक है जी, ये आपको सारा सिस्टम पता चल गया है। ठीक है, तो ये फ्रंट पेज पे थी, इस वजह से मैंने मार्क किया, बार बार मार्क करना पड़ रहा है, अदरवाइज इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत थी, देखो न्यूज़पेपर में आने से पहले मैंने आपको, हमने डिस्कस कर लिया था एंटी डिफेक्शन एक्ट। वो अभी न्यूज़पेपर में आना स्टार्ट नहीं होता, लेकिन हमने पहले ही कर लिया था। फिर इसके बाद में एक और जो न्यूज़ है जिसमें बहुत कुछ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, लेकिन फिर भी फ्रंट पेज पे तो हम वहाँ पे बात करेंगे। 13 किल्ड इन दी हिमाचल बस एक्सीडेंट। एक बस जा रही थी कहाँ से, शिनशार इन दी संज ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। वो वहाँ पे जो डीप गॉर्ज है वहाँ पे गिर जाती है, खाई में गिर गई, और उसके बाद में काफ़ी जो लोग हैं वो उनकी डेथ हो गई है वहाँ पे, है ना। तो इसमें ये बात है। और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में हमने बात करनी है, दिस इज़ रिलेटेड टू GS3 एज वेल एज GS2। यहाँ पे जो होटल्स हैं, सेंटर ने बोला है कि वो कस्टमर को सर्विस चार्ज पे करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आपको सर्विस चार्ज पे करना ही करना।
नाउ द CCPA विच इज़ नथिंग बट द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसने गाइडलाइंस इशू की यहाँ पे और मंडे को बोला आस्किंग होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स नॉट टू कलेक्ट सर्विस चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स। ठीक है जी, दीज एस्टेब्लिशमेंट शुड नॉट ऐड सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली और बाय डिफॉल्ट टू द फूड बिल, द गाइडलाइन सेज। गाइडलाइन ने बोला बाय डिफॉल्ट यू कांट ऐड योर सर्विस चार्ज इन द फूड बिल। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ होटल्स को भी बोल दी गई है और रेस्टोरेंट को भी बोल दी गई है। अब यहाँ पे नो होटल रेस्टोरेंट, उनको कोई भी फोर्स नहीं कर मतलब कोई भी होटल या रेस्टोरेंट किसी भी कंज्यूमर को फोर्स नहीं कर सकता कि हमें सर्विस चार्ज पे करो। तो ये एक वॉलंटरी एक्शन रहेगा, ऑप्शनल रहेगा। अगर किसी ने पे करना है दे कैन, अदरवाइज तो वो नहीं करेंगे। ऑब्वियसली कि बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे हाँ हाँ मुझे सर्विस चार्ज पे करना है। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है, ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है एक अच्छे वे से। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे जो आज हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे एक न्यूज़, एक हेडलाइन थी कि 2 more हेल्ड इन दी सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस। इसको मोर देन मंथ हो चुका है। ठीक है जी, अभी तक भी कुछ खास जो डेवलपमेंट है, और ये भी जो लोग पकड़े जा रहे हैं ये दिल्ली पुलिस पकड़ रही है, कुछ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ पे जिस बच्चे ने, मतलब बच्चे ही बोल सकते हैं कि 19 years ओल्ड जो है लड़का अंकित अलायस छोटा, तो यहाँ पे उसने ही सबसे ज़्यादा क्लोज होकर जो है गोलियाँ चलाई और दोनों हाथों से गोलियाँ चलाई हैं। यहाँ पे दोनों हाथों में उसके जो भी पिस्टल या फिर बंदूक जो भी था यहाँ पे फायरिंग की है दोनों हाथों से। तो उसी की जो मतलब जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट था। और ये जो फ़ोटोज़ फिर जो है यहाँ पे स्पेशल सेल है उसने रिलीज़ किए हैं। फ़ोटोज़ में उसने गोलियों के साथ में पहले उस बंदे का इसका नाम लिख रखा था, सिद्धू मूसेवाला। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है कि पहली चीज़ तो ये कुछ खास न्यूज़ नहीं है जो हम डिस्कस करेंगे इन दी पॉलिटिकल थिकेट। ठीक है, ये महाराष्ट्र के वही सेम चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो ये कुछ खास बात नहीं है। जो आज का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो है इंडिया नीड्स टू स्केल अप डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस की जो इंडिया ने लॉन्च किया है सेलिब्रेशंस, तो यहाँ पे जो है हमारा हमें प्राउड होना चाहिए क्योंकि हमने काफ़ी एडवांसमेंट की है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, है ना, मेडिसिन में, कंट्री की चाहे वो एंशिएंट ट्रेडिशन, सिविलाइजेशन, नॉलेज बेस हो, विजडम हो, वेल्थ हो, हर एक चीज़ में हमने यहाँ पे इन्हांसमेंट हुई है कंट्री में। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो इंडिया है वो अभी भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ के साथ में इन्फेक्टेड है या फिर एफेक्टेड है, जैसे कि चाइल्ड माल न्यूट्रिशन हो गया, उसमें स्टंटिंग हो गया, उसमें एनीमिया हो गया, उसमें अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गई। ये कुछ चीज़ें हैं, स्टंटिंग, वास्टिंग, है ना, ये जो चीज़ें हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं हो पा रही। अब इसमें उन्होंने रिलेट किया बहुत अच्छे वे से। अगर वो कहते हैं पुअर न्यूट्रिशन रहेगा तो उसका मतलब सिर्फ हेल्थ और सर्वाइवल के लिए नहीं, लेकिन उसकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। एंड मोर ओवर इसी वजह से अगर एजुकेशन नहीं होएगी तो अडल्टहुड में वो जो बच्चा है उसकी अर्निंग्स रिड्यूस होएंगी और यहाँ पे जो क्रॉनिक डिजीज़ है उसके इंक्रीज़ होने के रिस्क ज़्यादा रहते हैं, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मोर ओवर डायबिटीज़। सो अभी के लिए तो ये चीज़ बोली उन्होंने, बड़ा अच्छे वे से रिलेट किया है इस चीज़ को। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट टू राइट दिस डेटा इन दी मेंस। लेकिन जो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, जो अग्रेसिव पुश है जो गवर्नमेंट दे रही है, वो है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसमें बात करते हैं हम होलिस्टिक न्यूट्रिशन की और पोषण अभियान की हम बात करते हैं। सो जो पोषण अभियान है वो क्या है, पोषण 2.0 राइटली प्लेस अ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन सेलेक्टेड हाई इम्पैक्ट एसेंशियल न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। यहाँ पे न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशंस की हम बात करते हैं। सो पोषण 2.0 में या फिर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में हमने यही बात किया कि किस तरह से इन्फेंट्स को फूड प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हो गया, वीमेन एम्पावरमेंट, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, हाइजीन हो गया, ये सारी चीज़ों के हम पोषण 2.0 में बात करते हैं। मोर ओवर अगर हम यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा भी देखें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का NFHS, ठीक है, अगर हम यहाँ पे डेटा देखते हैं तो उन्होंने देखा कि जो एंटीनेटल सर्विस अटेंडेंस है वो बढ़ी है, विमेन के बैंकिंग अकाउंट्स बढ़े हैं, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो रही है। लेकिन जो अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि जो मतलब एक होता ना कि भी जो प्रोग्रेस है इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन वो अभी कम है। जैसे प्री कॉन्सेप्शन न्यूट्रिशन हो गया, मैटरनल न्यूट्रिशन हो गया, एप्रोप्रिएट इन्फेंट चाइल्ड फीडिंग होगी, तो वो जो सारी चीज़ें अभी कम है।
अब यहाँ पे एक चीज़ है कि पॉलिसी बनाई गई थी इन्फेंट और यंग चाइल्ड फीडिंग जो है, डिस्पाइट अ पॉलिसी ऑन इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग एंड अ बैन ऑन सेल ऑफ कमर्शियल मिल्क फॉर इन्फेंट फीडिंग, ठीक है, कमर्शियल मिल्क है जो उस पे इन्फेंट के लिए वो फीडिंग के लिए वो बैन कर दिया गया था। लेकिन मार्जिनल मतलब जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें सिर्फ मार्जिनल इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। सो जो चाइल्ड न्यूट्रिशन अगर उसको पूरा करना है तो अगर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी लेडीज़ को तो उनको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए बच्चे को। उससे उसकी जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो अंत तक देखने को बहुत अच्छे वे से मिलती है। क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन, काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स, हर एक चीज़ वहाँ पे मदर मिल्क में पाई जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अवेयरनेस की क्रिएट कर रहे हैं, ये एक राइट टाइम है जहाँ पे हमें राइट टूल्स को यूज़ करना चाहिए। और रिगार्डिंग स्पेशल केयर इन द फर्स्ट 1000 डेज डिजर्व्स वेरी हाई प्रायोरिटी। जो प्राइम मिनिस्टर है कैन गिव अ मेजर बूस्ट टू पोषण 2.0 लाइक ही डिड टू द स्वच्छ भारत अभियान यूजिंग इन मन की बात प्रोग्राम, ठीक है। पोषण 2.0 पे उतना ही फोकस करना चाहिए जितना हम स्वच्छ भारत अभियान पे कर रहे थे। फ्रॉम दी मन की बात या फिर किसी भी बात से आप मतलब कोई भी बात हो, चाहे मन की है चाहे दिल की है, जो भी है, तो उससे हम इसको प्रमोट करना चाहिए, बस ये यहाँ पे बोला जा रहा है। और लास्टली यहाँ पे एक जो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि वेदर देयर इज एन ऑल्टरनेटिव वे टू डिस्ट्रीब्यूट द ICDS सप्लाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू टेक होम राशन पैक थ्रू द PDS, फ्री द आंगनवाड़ी वर्कर्स ऑफ द ICDS टू अंडरटेक टाइमली काउंसलिंग ऑन अप्रोप्रिएट मैटरनल एंड चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस। तो ICDS में भी कुछ इंप्रूवमेंट करने की यहाँ पे बात की जा रही है। और लास्टली बस वही है कि भाई 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट करेंगे, तो उससे ये जो सारी चीज़ें वो इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है जी। अब सेकेंड जो आर्टिकल आज हमने डिस्कस करना है वो है डील और नो डील। दिस इज अबाउट द ईरान एंड US, ठीक है। अब मैं आपको इसकी पीछे की सारी स्टोरी बताता हूँ, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए, जो ईरान है वो काफ़ी हद तक क्या कर रहा था, यहाँ पे न्यूक्लियर जो चीज़ें हैं उसको डेवलप करने की बात कर रहा था। जब USA ने बोला कि आपने ये चीज़ नहीं करनी, और यहाँ पे वो क्या करते हैं कि काफ़ी वीना ऑस्ट्रिया में जाके काफ़ी राउंड्स ऑफ टॉक्स होते हैं इनकी, लेकिन उन्हें बाद में एक कंक्लूजन निकालते हैं कि हम एक मतलब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो है एक ऑपरेशन जो है भी वो प्लान करते हैं और एक एग्रीमेंट हम प्लान कर लेते हैं। और उस प्लान के तहत क्या था कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट है उसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएगा, और मतलब खरीद बेच बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा। और जो USA है वो भी क्या है, वो ईरान की सपोर्ट ही करता हमें नज़र आएगा, ठीक है जी। तो लेकिन बाद में होता क्या है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे होता क्या है कि जो ईरान है वो क्या करता है कि ऑब्वियसली कि भाई हमें वो अचानक से जो एग्रीमेंट है उसको ब्रेक कर देता है, और जो ईरान है वो बोलता है कि भाई मैं तो ये जो चीज़ है वो करूँगा। नाउ व्हाट USA डिड, USA ने बहुत ही ज़्यादा इस पर क्या कर देता है, इम्पोज कर देता है किस चीज़ को, सैंक्शंस को। कि भाई सैंक्शंस को किस तरह से इम्पोज करता है, सैंक्शंस लगा दी जाती हैं। सैंक्शंस माने कि भाई जो चीज़ें हैं, जैसे ईरान ने कुछ सेल करना है ना, सेल करना है उसको रोक दिया, कोई चीज़ बेचनी है उसको रोक दिया, कोई चीज़ करनी है उसने आगे बढ़ना है वो रोक दी, सारी की सारी सैंक्शंस लगा दी। तो ये यहाँ पे अब दोबारा से डील और नो डील की बात हो रही है कि क्या ये जो चीज़ है कॉमन ग्राउंड पे न्यूक्लियर डील पे पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये जो डायरेक्ट टॉक्स है मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर आपने इसको पहुँचना है तो आप मीडिएटर कोई ना रखो, आप डायरेक्ट टॉक्स करो। मे बी जो ईरान है वो बोले कि मैं न्यूक्लियर डेवलपमेंट कम करूँगा, और जो US है वो बोल दे कि जितने भी सैंक्शन है मैं हटाने को तैयार हूँ, और आप अपना क्रूड हो गया या कुछ भी चीज़ है जो आप बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ में भी हो सकती है, ठीक है। आज के एडिटोरियल आर्टिकल में तो यही इंपॉर्टेंट था। ये जो डेटा हम डेली देखते हैं, आज का डेटा कुछ खास नहीं है, ये कोविड से मतलब इन्फेक्शन के लिए डेटा है कि कौन सा नेशन में कितने केसेस आने स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन इतना कुछ स्मॉल थ्रेट है ये, ठीक है जी, ये बोला जा रहा है। लेकिन हाँ ऑब्वियसली कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो अचानक से फिर वो बढ़ जाता है, और अचानक से वो सारा काम है वो ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे एक जो टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज रिलेटेड टू GS3, ये है स्पाइरल इन्फ्लेशन, स्पायरलिंग इन्फ्लेशन और स्पाइरल इन्फ्लेशन। देखिए, स्पाइरलिंग इन्फ्लेशन और स्पाइरल इन्फ्लेशन में होता क्या है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्पाइरल इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन के टाइम पे जो सैलरीज है वो बोला जाता है कि आप इंक्रीज़ कर दो। अब सैलरी तो इंक्रीज़ कर दी, लेकिन यहाँ पे बाहर से इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ होगी, तो यहाँ पे जितनी भी आपकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है उसी का उतना पार्ट आपको कहाँ पे देना पड़ेगा, चीज़ों को खरीदने में, मतलब उतनी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो चुकी है। सैलरी इंक्रीज़, इन्फ्लेशन इंक्रीज़। अब दोबारा अगर इन्फ्लेशन और इंक्रीज़ हो रही तो सैलरी इंक्रीज़ करनी पड़े, तो एक क्या बन जाता है, एक तरह का स्पाइरल सा बन जाता है कि भाई कभी वो कभी कुछ
कभी कुछ, इस तरह से ये जो चीज़ है वो चलती रहती है। सो यहाँ पे बात की जा रही है टर्की की, है ना। तो बोल रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो इन्फ्लेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें, वो कुछ हमें दिखाई देती है कि भाई जो सर्ज हो रहा है इन्फ्लेशन में इन द जून वॉज ड्रिवन बाई जंप ऑफ 123.4% इन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड 94% इंक्रीज इन द नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है जी। अब विंडफॉल टैक्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, विंडफॉल टैक्स ये भी GS3 की टर्म है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं व्हाट इज़ विंडफॉल टैक्स। देखिएगा, जैसे एक सपोज करके चलते हैं कोई कंपनी बेनिफिट हो रही है ना, कुछ कोई भी चीज़ से जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो एक फाइनेंशियल गेन हो गया, है ना। हम उस चीज़ को बोलते हैं विंडफॉल प्रॉफिट। सपोज करते हैं कोई ABC कंपनी है, ठीक है, ABC कंपनी को बेनिफिट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, और उसको नहीं पता वो क्यों हो रहा है, मतलब उसको पता नहीं का मतलब कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर रही, तो उसको हम बोलते हैं विंडफॉल प्रॉफिट। अब गवर्नमेंट क्या करती है उन केसेस में उन कंपनीज पे कि यार इनको तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस प्रॉफिट पे टैक्स लगा देते हैं, हम उस चीज़ को बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। सो ये जो चीज़ है वो अभी जो चीज़ किसके साथ की जा रही है, RIL के साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ, कि जो विंडफॉल टैक्स है उस पर इम्पोज करने की बात की जा रही है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन, हमने कल भी देखा था। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये बोली गई है कि जो नोटिफिकेशन है उसमें नेशनल और स्टेट लेवल पे जो कंट्रोल रूम्स है उसमें मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज़ जो भी है उसको बैन कर दिया सिंगल यूज़ प्लास्टिक टर्म्स को। इससे पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 आए थे जिसने प्रोहिबिट किया था मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स। 31 दिसंबर 2022 तक का टाइम था। 120 माइक्रोन से अगर कम कोई कैरी करेगा तो उसको फाइन लगेगा। लेकिन अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हमने बैन करने की बात की है। इसमें 21 आइटम्स है। अगर आपने 21 आइटम्स की एक झलक देखनी है तो आप कम्युनिटी जो हमारी पोस्ट है उसको एक बार चेक करिएगा, वहाँ पे आपको 21 आइटम्स की फ़ोटो मिलेगी। ये गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, मिनरल वाटर बॉटल्स और प्लास्टिक बॉटल्स ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स आर अनअफेक्टेड बाय दी प्लान। ठीक है, क्योंकि ठीक है वो प्लास्टिक पोल्यूशन में आते हैं लेकिन उसको अभी इसके अंडर नहीं डाला गया। ये बैन को इम्प्लीमेंट कैसे होएगा, 32 स्टेट्स और यूटीज़ में एक स्पेशल टास्क फोर्स बन चुकी है, जो कि सिंगल टास्क फोर्स बन चुकी है जो कि ये काम करेगी। अगर हम हिस्ट्री देखें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने की, तो यहाँ पे बिफोर द अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उन्होंने प्रोहिबिट किया था लेस देन 50 माइक्रोन्स। ठीक है जी, कि जितने भी 50 माइक्रोन से नीचे वाले हैं उसको थिकनेस वाले लिफाफे हैं या पॉलीथीन है या फिर प्लास्टिक है उसको बैन करना है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इज देयर पॉपुलर सपोर्ट फॉर द बैन, कोई मतलब नहीं, इतना नहीं है कि भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है वो बोलते हैं 80,000 यूनिट्स हैं जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर बिजनेस की, वो क्या हो जाएंगी, बैन हो जाएंगी। और दीज एम्प्लॉय क्लोज टू मिलियन पीपल और कंट्रीब्यूट टू एक्सपोर्ट वर्थ ₹25,000 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल रिप्लेसमेंट वो कहते पहले प्रोवाइड करना चाहिए, 6 मंथ का एक्सटेंशन हो जाना चाहिए, तभी हम इस वे से काम कर पाएंगे। अदरवाइज इसमें इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा हद तक नुकसान हो सकता है और एक अच्छे लेवल का इम्पैक्ट होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। सो व्हाट इज़ द इन्वायरमेंटल डैमेज फ्रॉम द सिंगल यूज़ प्लास्टिक, है ना। तो इन्वायरमेंटल डैमेज क्या है फ्रॉम द सिंगल यूज़ प्लास्टिक, यहाँ पे उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली इन्वायरमेंट को तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, चॉकिंग हो जाती है, मतलब जो सैनिटेशन है वो ख़राब हो जाती है, आपको पता है जो वाटर बॉडीज़ है वो सारी ख़राब हो रही है, तो इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। नेक्स्ट चीज़ की बात करें, द नीड फॉर द स्पेस सस्टेनेबिलिटी। देखिए जो ऑर्बिट्स हैं यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, मिडल अर्थ ऑर्बिट हो गया, ठीक है, मीडियम हो गया और मोर ओवर हाई अर्थ ऑर्बिट। इन ऑर्बिट्स में क्या करते हैं हम, अपना जो सैटेलाइट है वो डाल देते हैं, वो घूमता रहता है, ठीक है। लेकिन अभी हर एक कंट्री वहाँ पे सैटेलाइट डालने लगी तो यहाँ पे जो ऑर्बिट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ऑर्बिटल क्राउडिंग हो चुकी है। तो इसके लिए सस्टेनेबिलिटी का बात की जा रही है। अब ऑर्बिटल क्राउडिंग अगर होती जाएगी तो अगर एक ऑर्बिट में बहुत ज़्यादा हमने सैटेलाइट डाल दी, अगर एक सैटेलाइट की वहाँ पे किसी सैटेलाइट के साथ में टक्कर हो गई तो ऑब्वियसली सभी जगह पे क्या वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे हमें स्पेस डेब्रिज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सो ऑन जून 23 अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो यूके ने होस्ट किया 4th समिट फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी इन द लंदन इन कोलैबोरेशन विद द सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन, जहाँ पे उन्होंने बात की कि हमें प्लान करना है स्पेस सस्टेनेबिलिटी के लिए, हम इंश्योर करेंगे लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ द कमर्शियल सैटेलाइट। अगर अब सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है जो आउटर स्पेस है उसको कंसिडर करते हैं हम नेचुरल रिसोर्स, शेयर्ड नेचुरल रिसोर्स। ये चीज़ कहाँ पे बोलेगी, यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस COPUOS 2019 में ये चीज़ बोलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्टार में कर रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे 21 वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस देगी जो कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ आउटर स्पेस एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। ऑर्बिटल क्राउडिंग हो चुकी है और जिसकी वजह से स्पेस डेब्रिस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे जो यूके का प्लान है फॉर द स्पेस सस्टेनेबिलिटी, वहाँ पे वो क्या है, एस्ट्रोकाटा।
एस्ट्रोकाटा में ये बेस्ड है आर्टेमिस एकॉर्ड मॉडल के ऊपर। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो यूके स्पेस सस्टेनेबिलिटी प्लान मेंशंस 4 प्राइमरी एलिमेंट्स, ठीक है, 4 प्राइमरी एलिमेंट्स रहेंगे इस चीज़ के, इस प्लान के। नंबर 1 रिव्यू करना है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। नंबर 2 वर्क करना है ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जैसे G7 UN, जो कि इंटरनेशनल एंगेजमेंट और स्पेस सस्टेनेबिलिटी पे काम करेंगे। नंबर 3 ट्राई और डेवलप सेफ्टी एंड क्वालिटी रिलेटेड मैट्रिक्स दैट क्वान्टिफाइड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एक्टिविटीज़, और इंड्यूस करेंगे एडिशनल फंडिंग ऑफ $6.1 मिलियन ऑन एक्टिव डेब्रिस रिमूवल। मतलब जो एक्टिव डेब्रिस का मतलब कि वहाँ पे जो कूड़ा करकट जो सैटेलाइट टूट चुके हैं वहाँ पे घूम रहे हैं, उसको रिमूव करने के लिए $6.1 मिलियन। और ये 4 चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोकाटा मॉडल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना है। अगर मैं इंडिया के स्टैंड की बात करूं तो आईएन स्पेस, ये एक हमने एक तरह की वो चीज़ है, आईएन स्पेस इसरो का वो पार्ट है जो कि हमारी जो छोटे मोटे सैटेलाइट्स हैं या फिर उसको लॉन्च करने के लिए या फिर बड़े सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए अपने आप को प्रमोट करती है। इंडिया ने स्टार्टअप्स को प्रॉमिसिंग स्टार्टअप जैसे अग्निकुल हो गया, स्काई रॉकेट हो गया, जो कि लॉन्च करेंगे व्हीकल्स फ्रॉम स्मॉल प्लेलोड्स ध्रुवा स्पेस, ठीक है जी। मतलब क्या है कि अभी तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में जो इसरो है उसने प्रोजेक्ट नेत्रा भी इनिशिएट किया जो कि मॉनिटर करेगा स्पेस डेब्रिस को। और हमने एसेट भी है हमारे पास, एसेट का मतलब एंटी सैटेलाइट वेपन्स, जो कि हम अगर वहाँ यहाँ से लॉन्च करेंगे तो उस डेब्रिस को वहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है जी, और ऑर्बिट से निकालेगा वहाँ से। और जो इसरो है वो डेवलप कर रहा है डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जैसे कि जिसका नाम है स्पेडेक्स। ये क्या करेगा, ये डॉकिंग है सैटेलाइट ऑन एग्जिस्टिंग सैटेलाइट, ऑफरिंग सपोर्ट इन रीफ्यूलिंग एंड अदर इन ऑर्बिट सर्विसेज वाइल एनहांसिंग द कैपेबिलिटी ऑफ अ सैटेलाइट। क्लियर है बात। तो ये था कुछ चीज़ स्पेस सस्टेनेबिलिटी के बारे में। मोर ओवर यहाँ पे हमने बात करनी है यूपीआई के बारे में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आपको पता ही है। ये बनाया किसने था, एनपीसीआई ने, और ये ऑपरेट करता है आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस पे, और ये हर एक जगह पे चलता है। जो यूपीआई वो हर एक जगह से साथ में कनेक्टेड है, चाहे वो गूगल पे है, चाहे वो पेटीएम है, चाहे वो शेटीएम है, जितना भी है। मोर ओवर जो सिंगापुर का पे नाउ है, उस सिंगापुर के पे नाउ के साथ में भी अटैच्ड है हमारा यूपीआई। सो इसका जो इकोसिस्टम है, जो जहाँ पे यूपीआई रहता है, वो अभी थोड़ा सा मिस्ड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम जो डिजिटल जो चीज़ें हैं वो नहीं कर पाए। अगर वो कर देंगे तो ऑब्वियसली जो यूपीआई है वो और भी ज़्यादा अच्छे वे से काम कर पाएगा। एक क्वेश्चन आया था एनपीसीआई के बारे में, हमें एनपीसीआई के बारे में पता होना चाहिए। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करती है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। ये इनिशिएटिव है आरबीआई का और इंडियन बैंक एसोसिएशन का, और ये प्रोविज़न कहाँ पे है, अंडर द प्रोविज़न ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसकी इंटेंशन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना इंटायर बैंकिंग सिस्टम को इन इंडिया, फिजिकली और भी इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में भी, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो है अबाउट इंडिया लीडिंग द वर्ल्ड इन डिजिटल रेवोल्यूशन। पीएम ने ये चीज़ बोली है। ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है GS3 साइंस एंड टेक के साथ में, डिजिटल रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं। डिजिटल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन वेलफेयर एंड गवर्नेंस डिलीवरी इज चेंजिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। यहाँ पे उन्होंने बात किया कि मेरी जो एक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया, सिंगल साइन इन जो पोर्टल है, जहाँ पे हम डिजिटल पोर्टल्स, डिजिटल इंडिया वीक की बात करते हैं। मेरी पहचान, डिजिटल इंडिया, भाषिनी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस और चिप्स टू स्टार्टअप C2S, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एन इवेंट एट दी गांधीनगर। उन्होंने बात की कि हमें कहते कि बहुत खुशी है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आ रहा है, हम उसका पार्ट नहीं लेकिन हम उसको लीड कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, सबसे बढ़िया बात है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है उसमें है कि जो एक्सपोर्ट है वो 16.8% से ग्रो हुए हैं, लेकिन जो इंपोर्ट है वो 51% से सर्ज हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। और इस चीज़ की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट होगा या कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होगा, आप लोगों ने बताना है। करंट अकाउंट डेफिसिट या कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होगा, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। कि जो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि अपना क्या बात कर रहे थे, हाँ, कि जो इंपोर्ट अगर इंक्रीज़ हो जाएंगे और एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे तो जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है उससे करंट अकाउंट डेफिसिट होगा या कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होगा, ठीक है। और अगर सपोज करके चलते कोई डेफिसिट आपने बता दिया कि भी करंट होगा या फिर कैपिटल होगा यहाँ पे, तो आपने ये भी बताना है यहाँ पे कि वो पक्का ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अच्छे वे से बतानी है। तो अगली न्यूज़ की तरफ अगर हम बढ़ें, विंडफॉल टैक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है जी। और यहाँ पे आज के लिए तो इतना ही है, बाकी के लिए भी कल को मिलते हैं, और वीडियो का इंतज़ार करिएगा और इसको शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।